हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोगों ने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट किए थे और 3 क्लासेस ऑलरेडी इसमें हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सारे क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसको देखिए। और आज हम लोग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की चौथी क्लास डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप लोगों को ये वीडियो देखना है। उसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है कि कितना स्कोर आप लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है ना। लास्ट तक देखिए, अपना स्कोर कमेंट कर बताइए कि कितना स्कोर आप लोगों को यहाँ पर मिला। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। एग्जाम से पहले तक सोच रहा हूँ कि 10-12 सेट इसके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएं, जिसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के आप लोगों को मिल जाएं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरी जरूरी बात यह है कि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1-2 जगह एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को सही करना है। एक्चुअली मिस्टेक इस वजह से हो गई कि जब कंटेंट अगर हम लोग तैयार करते हैं तो उस टाइम पर लैपटॉप पे कई सारे विंडोज़ खुली रहती हैं, ठीक ना। तो कई सारी विंडोज़ में से कंटेंट उठाने में कई बार क्या होता है कि दिख सही रहा होता है लेकिन हम लोग लिख गलत लेते हैं, या थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, या चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। कई बार, बहुत ही रेयरली होता है ऐसा, जानबूझकर कोई गलती नहीं की जाती, लेकिन वहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई और बाद में ही यूट्यूब के ही अपने किसी यूजर्स ने बताया कि वहाँ पर वो गलती है। बाद में जिसको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो लिटरली वो मतलब सच में वो गलती थी। तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा भी आगे आने वाले वीडियोज़ में कि कहाँ पर उसको आप लोगों को चेंज करना है। और जो लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको वहाँ पर बता दिया गया है। कम्युनिटी टैब में भी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो आप लोग उन दोनों क्वेश्चंस को सही कर लीजिएगा। और ऐसी गलती थोड़ी बहुत हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। कहीं पर अगर और कोई गलती मिलती तो आप लोग बताइए। कोशिश यही रहती है कि कहीं कुछ ना मिले, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारी एजुकेशनल साइट्स खुली रहती हैं, उनको पढ़ के सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में समराइज करके कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे केसेस में गलती के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए। कई बार जिस भी साइट से हम कंटेंट उठा रहे हैं वो क्या होता है कि अपडेटेड नहीं रहती है, तो गलत कंटेंट उठ जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आरबीआई के ही साइट से कंटेंट उठा रहे हैं। आरबीआई के जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से ही सारे कंटेंट उठाते हैं। तो लेकिन उसके बाद में भी कुछ डिटेल में और पढ़ना होता है, कुछ चीज़ों को एलेबोरेट करने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है अच्छे से, कि जिससे आप लोगों को अच्छा और बेहतर कंटेंट दिया जा सके। तो इस केस में कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग उसको अवॉइड करिए और आप लोग कमेंट कर बताइए अगर कहीं पर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है तो। वैसे आप लोगों को ऐसा कुछ आगे मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है तो आप लोग उसको कमेंट कर बताइए। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों को उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जाएगा जो कि पिछले वीडियोस में जहां पर थोड़ा बहुत गलती हो गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। इससे पहले पिछली क्लास का जो करेक्शन था उसको हम लोग कर लेते हैं। स्टैटिक बैंकिंग की दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई थी, उसको सुधार कर लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई का सब्सिडरी पहले था, अब नहीं है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई का सब्सिडरी पहले था, अब नहीं है। तो ये आप लोग सुधार कर लीजिए, याद कर लीजिए। आरबीआई की टोटल 4 सब्सिडरीज हैं। कौन कौन सी 4 सब्सिडरीज हैं, कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ पर उसको पढ़ लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में दूसरी मिस्टेक हुई थी। इसका आंसर 1931 होगा, 1929 नहीं। इसका आंसर 1931 होगा, 1929 नहीं, जबकि वहाँ पर आप लोगों को 1929 बताया गया था, ठीक। चलिए, ये तो हो गई पिछले क्लासेस की बात। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है और क्या बोला गया है इसमें, एनी लोन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज एनपीए when the installment of principal or interest thereon remains overdue for how many crop seasons, ठीक है ना। हिंदी में अगर समझें इसको तो लघु अवधि की फसलों के लिए किसी भी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब मूलधन या ब्याज की किस्त कितने फसल सीजन के लिए बाकी रहती है। तो एनपीए यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है ना। नहीं तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि जैसे थ्योरी वाला पार्ट तो भी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी वाला पार्ट हम लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में ही चीज़ों को ना धीरे धीरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में धीरे धीरे एक बेस बनाते हुए चल रहे हैं कि मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को मिलता जाएगा। बाकी जब थ्योरी पढ़ने लगेंगे तब एक एक टॉपिक लेके बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक से इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, इतना ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। हमको थ्योरी बहुत ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर उसको भी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हमको थोड़ी दिखाना है कि हमारी बैंकिंग सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा डिग्री, मतलब कोर्स की
PhD किए घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो जरूरी है उसको करते हुए चलते हैं, बाकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तो वो आप लोगों को आगे बताई जाएगी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स, 2 क्रॉप सीजन्स, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 क्रॉप सीजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के जो क्रॉप लोन होते हैं उन्हें एनपीए घोषित कर दिया जाता है जब 2 क्रॉप सीजन तक ना तो प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट पे किया गया हो, और इसमें यही पूछा गया है। ध्यान रखना ये बात हुई है शॉर्ट ड्यूरेशन की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है, ठीक है ना। तो ये बेसिक ये जो बारीकियां हैं ये आप लोग समझते हुए चलिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 क्रॉप सीजन्स, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, एनी लोन फॉर long duration crops is classified as NPA when the installment of principal or interest thereon remains overdue for how many crop seasons। लंबी अवधि की फसलों के लिए किसी भी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है जब मूलधन या ब्याज की किस्त कितने फसल सीजन के लिए बाकी रहती है, ठीक है ना। कितने फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त नहीं जमा करने पर लंबी अवधि की फसलों के लिए जो कोई लोग ऋण लेते हैं उसको एनपीए कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 क्रॉप सीजन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 1 क्रॉप सीजन, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 क्रॉप सीजन और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को लगातार बैक टू बैक कराए गए, ठीक है। आप समझिएगा इसको, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक ना, दोनों में डिफरेंस यही है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 क्रॉप सीजन के बाद में एनपीए हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, द अप्रोच ऑफ माइक्रो क्रेडिट और बैंकिंग विद द पुअर इज कंपेरेटिवली ए न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। दिस अप्रोच हैज़ बीन ट्राइड वेरी सक्सेसफुली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। माइक्रो क्रेडिट या गरीबों के साथ बैंकिंग तुलनात्मक रूप से ग्रामीण क्रेडिट के रूप में के क्षेत्र में एक नई अवधारणा है। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश में बहुत सफलतापूर्वक आजमाया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें बोला गया है कि माइक्रो क्रेडिट या फिर बैंकिंग विद पुअर, ये जो है रूरल क्रेडिट के फील्ड में एक नया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को किस देश के द्वारा सक्सेसफुली अपना लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे जिससे कि चीज़ें आप लोगों को याद रहें आसानी से। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक मोटा मोटा बेस जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम अभी अपने पास में है नहीं। अभी हमको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करते हुए चलना है, ठीक है ना। बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस जितना ज़रूरी है वो करते चलते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस 1970s में ही रूरल बांग्लादेश में शुरू हो चुका था। कब, मैं लिख रहा हूँ 1970s में ही रूरल बांग्लादेश में ये शुरू हो चुका था। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर, बैंकर, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर लगातार काम किया, ठीक ना। कौन से डॉक्टर थे, क्या थे, उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ठीक ना। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर थे, बैंकर थे, इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर लगातार काम किया। माइक्रो क्रेडिट को आमतौर पर 1983 में बांग्लादेश में स्थापित ग्रामीण बैंक के साथ ही उत्पन्न माना जाता है। 1983, ठीक है ना। 1983 में बांग्लादेश में रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो उसी टाइम से ही माइक्रो क्रेडिट को भी ये माना जाता है कि इसका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भी इसमें बहुत योगदान था, ठीक है ना, क्योंकि लगातार इस पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। इनका इसमें भी बहुत योगदान था और इन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ 2006 में दिया गया था। डॉक्टर यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। और ये क्यों दिया गया था इन्हें, तो इन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये नोबेल पीस प्राइज़ 2006 में दिया गया था, ठीक है ना। अब माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि कैसे डॉक्टर यूनुस ने $27 को
$27 का लोन बैम्बो स्टूल बनाने वाली महिलाओं को 0% इंटरेस्ट पर दिया। ठीक है ना, बांस होता है एक गांव में जिसको बैम्बो बोलते हैं, उसका स्टूल बनाने वाली महिलाओं को $27 का लोन दिया था 0% इंटरेस्ट पर। उन्होंने स्टूल बनाया, उसे सेल किया गया। ठीक है ना, उसका अपना एक अलग रिजल्ट आया। ठीक है ना, कि कितना इन्वेस्ट किया गया, कितना मिला, ग्रामीण बैंक का कैसे कॉन्सेप्ट माइंड में आया, 1990s में कैसे अपडेशन किया गया, बहुत सारे एनजीओज़ की इस फील्ड में एंट्री हुई, कैसे ये सारे एनजीओ इस फील्ड में आने लगे। तो एक कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है ना, आधे घंटे 45 मिनट की एक कंप्लीट थ्योरी है, उसका अलग वीडियो बनाया जाएगा, वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस टाइम पर भी इतना ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों का डिस्कस करें। जितना ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को बता दिया गया है, बाकी डिटेल में थ्योरी में पढ़ेंगे जब कभी पढ़ेंगे तो। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे चलती रहेंगी। कोर बैंकिंग इतनी अगर आसान होती तो इसको सब पढ़ लेते। ठीक है ना, एक ही वीडियो में आप लोगों को लगता है कि सब कुछ मिल जाए, जो क्रिटिसाइज करने वाले कुछ लोग आजकल मार्केट में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक ही वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलेगा, लगातार चैनल पर बना रहना होता है, लगातार आप लोगों को वीडियोस देखना होता है। कोर बैंकिंग अगर इतनी आसान होती तो तमाम बड़े बड़े चैनल्स के टीचर हैं वो बहुत आसानी से इसको पढ़ा देते। ठीक है ना, तो कोर बैंकिंग इतनी भी आसान नहीं होती, समझना पड़ता है, टाइम लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बैंक लोन्स अप टू ए लिमिट ऑफ हाउ मच रुपीज टू बारोवर्स फॉर पर्पज लाइक सोलर बेस्ड जनरेटर्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत सौर आधारित बिजली जनरेटर जैसे उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं को बैंक की तरफ से कितनी ऋण देने की सीमा है, कितना ऋण जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोग आंसर दीजिए, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बोल रहा हूँ लेकिन लोग कोई स्कोर करके बता नहीं रहे कमेंट करके, लेकिन आप लोग बताइए, फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग बताइए, आप लोग खुद से आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, कम नंबर आएंगे या ज़्यादा आएंगे या सारे सही हो जाएंगे, इसमें कोई मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। वीडियो बन क्यों रहे हैं, पढ़ाया क्यों जा रहा है कि चीज़ें इंप्रूव हो। तो अगर नंबर आप लोगों के कम भी आ रहे हैं तो स्कोर बताइए। आप लोग ऐसे मत रहिए कि नहीं बताना ही नहीं है या कुछ भी है, और खुद से भी अटेम्प्ट करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। आप लोग महीने 2 महीने इस तरीके से पढ़ाई कर लीजिए कि आप खुद आंसर देना शुरू करिए, अपनी अप्रोच डेवलप कर लीजिए कि नहीं हमको आंसर देना है। चाहे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है, किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग ये अप्रोच डेवलप करिए कि हमसे कैसे नहीं होगा, हमको इसका आंसर देना है, हमको अपनी पेन उठानी है, हमको अपना दिमाग लगाना है, हमको थोड़ा बहुत जितना भी हमसे बन पाएगा उतना सॉल्व हमको करना है, एटलीस्ट हमको अपनी पेन चलानी है। ये अप्रोच डेवलप करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं आगे, बस तुरंत ही डिसाइड कर लेते हैं हमसे नहीं बनेगा। तो इस अप्रोच से बाहर आइए, पेन चलाइए, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ऐसा होता नहीं है। आप लोग करते जाएंगे होता जाएगा, लेकिन करेंगे ही नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़ हो जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड के लिए 15 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, ठीक ना, विंड मिल्स, माइक्रो हाइडल प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है सोलर बेस्ड। ठीक है ना, तो उन सभी को 15 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है ना, और ये डाटा आरबीआई की साइट से उठाया गया है। ठीक ना, क्योंकि इसको मैं कई सारे उस पर करंट अफेयर्स की साइट पर देखा था, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मुझे मिल रहा था, कुछ लोग कुछ और बता रहे थे, कुछ लोग और बता रहे थे। तो ये डाटा आरबीआई की साइट से उठाया गया है, आरबीआई की साइट पर ही है, और इसका लिंक जो है नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों को और कुछ पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। ठीक है ना, हालांकि कंप्लीट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा उसमें दिया गया है, क्वेश्चन फॉर्मेशन में नहीं है, थ्योरी के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करिएगा और डिटेल में पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बैंक कैन ग्रांट लोन्स अप टू हाउ मच रुपीज पर यूनिट टू स्मॉल इंटरप्राइजेज अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ठीक ना, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत बैंक लघु उद्यमों को प्रति यूनिट कितने रुपए तक का ऋण दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में।
इसमें पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत में बैंक जो है स्मॉल इंटरप्राइजेस को कितना लोन दे सकते हैं, ठीक ना। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका आंसर एक बार आप लोग खुद से बताइए, पहले आप लोग बताइए फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई 5 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत में स्मॉल इंटरप्राइजेस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये बात हो रही है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। और कहाँ कब मतलब कितने अमाउंट से लेकर कितने अमाउंट तक का दिया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का दिया जाएगा, नहीं। तो लोअर लिमिट भी इसकी जानिए और मैक्सिमम लिमिट भी आप लोग जानिए। तो 25 लाख मैं लिख रहा हूँ, 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत में स्मॉल इंटरप्राइजेस को दिया जा सकता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हुई, 2 सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो अभी जो बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो रही है। और अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो अगर सर्विस सेक्टर की हम लोग बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो स्मॉल इंटरप्राइजेस को, ये जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, इसे 10 लाख रुपए से लेकर, ठीक है ना, 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी और डिटेल के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग उसको जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग मेहनत मत करिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रायोरिटी सेक्टर, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 टाइप के क्या होता है, सेक्टर होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा सेक्टर होता है, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और दूसरा होता है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे और सर्विस सेक्टर की भी बात करेंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात हो चुकी है। स्मॉल इंटरप्राइजेस को कितना मैक्सिमम मिनिमम लोन दिया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये बता दिया गया। सर्विस सेक्टर में कितना दिया जाता है, ये दिया जा सकता है, ये आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, माइक्रो इंटरप्राइजेस की। अगर हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता। माइक्रो इंटरप्राइजेस को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता, जबकि सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता, ठीक ना। ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। इससे ज़्यादा का लोन जो है ये नहीं दिया जा सकता, इसमें भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना। ये किसकी बात हुई, ये हुई बात माइक्रो इंटरप्राइजेस की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस की, ठीक है ना। ये माइक्रो इंटरप्राइजेस था, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस की। तो अगर हम लोग स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो आप लोगों को कितना दिया जाएगा, ये आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों को बता ही दिया गया। अब बात कर लेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस की, ठीक है ना, मीडियम इंटरप्राइजेस की। स्मॉल इंटरप्राइजेस आप लोगों को क्योंकि बता दिया गया है, इसलिए मीडियम इंटरप्राइजेस यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिस्टमेटिकली समझिए कि माइक्रो इंटरप्राइजेस में कितना होता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस में कितना होता है और मीडियम इंटरप्राइजेस में कितना होता है। तो मीडियम इंटरप्राइजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसमें जो होगा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का, किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मीडियम इंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, जबकि सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, ठीक है ना। किसके तहत में, ये बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन इसी के हिसाब से होना चाहिए। ये माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, ये स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस वाला ये रहा, ठीक है ना, और ये रहा, ठीक है, और ये रहा मीडियम इंटरप्राइजेस। तो मीडियम इंटरप्राइजेस में 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का लोन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन जो है ये सर्विस सेक्टर में, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल जितना इससे हो सकता था वो आप लोगों को बता दिया गया है। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है ना। व्यक्तिगत परिवारों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा क्या होगी, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना।
इससे से मिलता जुलता है क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में फिर कुछ भी आ जाए वो, ठीक है ना। यहाँ पर बात जो हुई है वो बात हुई है इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, यहाँ पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हुई, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर याद करो, ये किसी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी एक दो क्वेश्चन पहले रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ और डिटेल था वो बताया था, बस वहाँ पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में नहीं बताया गया था। यहाँ पर आप लोगों को इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में भी बता दिया गया कि कितने रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में दिया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ये 10 लाख रुपए तक का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोन्स सैंक्शनड बाय बैंक टू एलिजिबल intermediaries for onward lending only for the creation of priority sector assets is called। पात्र बिचौलियों को केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र की संपत्ति के निर्माण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग बताइए, एक बार आप लोग इसका आंसर खुद से बताइए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर खुद से बताइए एक बार। इसका जो आंसर होगा ऑन लेंडिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑन लेंडिंग ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। केवल आंसर याद करेंगे, बाकी की डिटेल थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जरूरी है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑन लेंडिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू आरआईडीएफ और एनी अदर फंड्स टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा शैल बी फिक्स्ड बाय। आरआईडीएफ या किसी अन्य फंड में बैंकों के योगदान पर ब्याज दरें, जमाओं का कार्यकाल यानी कि डिपॉजिट्स का टेन्योर, ये इत्यादि, ये सब जो है किसके द्वारा तय किए जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन की गई हैं ये किसके द्वारा फिक्स की जाती हैं, तय की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई के द्वारा ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। आरआईडीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिर से सुनिए आप लोग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका आंसर, इसका आरआईडीएफ का मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर ये मेंशन की गई हैं ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती हैं, आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAR इन बैंकिंग। बैंकिंग में CAR का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक ना। इसमें पूछा गया है कि CAR का मतलब बैंकिंग में क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बाकी डिटेल जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। बाकी डिटेल जो है जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एडिक्वेसी की। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, अगर एडिक्वेसी का मतलब हम लोग जाने तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। इसका मतलब हो जाता है सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल का मतलब पैसा हो जाएगा। मतलब कि सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास में कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। हमारे का मतलब बैंक के पास में, हमारे का मतलब यहाँ पर बैंक हो जाएगा। एडिक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में बैंक के पास में कैपिटल, पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक हो गई कैपिटल एडिक्वेसी की। अब यहाँ पर एक रेशियो टर्म भी यूज़ किया गया है, यहाँ पर एक रेशियो टर्म भी यूज़ कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए, लेकिन किसी रेशियो में। बैंक के पास में एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में कैपिटल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन किसी रेशियो में वो पैसा होना चाहिए, किसी के प्रोपोर्शन में वो पैसा होना चाहिए, किसी के प्रोपोर्शन में बैंक के पास में पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। अब ये जो किसी है ना, जिसके प्रोपोर्शन में ये पैसा होना चाहिए, इस किसी का क्या मतलब हो जाएगा, तो ये किसी का मतलब हो जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। ये किसी का मतलब हो जाएगा, किसी का मतलब हो जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। इसका मतलब बैंक के पास में एडिक्वेट अमाउंट जो है, पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए, और वो रिस्क वेटेड एसेट के अनुपात में होना चाहिए, ठीक ना। उसके रेशियो में पर्याप्त मात्रा में कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए, इसका ये मतलब होगा, ठीक ना। इसका फार्मूला भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से हम लोग इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक ना। तो ये मान लीजिए कि हमारी ये बैंक है, ठीक है ना, ये हमारी बैंक है। बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया। बैंक ने क्या किया,
लोन दे दिया, ठीक है ना। तो बैंक जो लोन देती हैं वह बैंक का एसेट कहलाता है। बैंक जो भी लोन देती हैं वह बैंक का एसेट कहलाता है। जो भी लोन बैंक देंगी वह बैंक का एसेट कहलाएगा। लोन अमाउंट गिवन बाय ए बैंक इज नोन एज एसेट ऑफ द बैंक। फिर से सुनिए आप लोग, लोन अमाउंट गिवन बाय द बैंक इज नोन एज एसेट ऑफ द बैंक, ठीक ना। और हम लोग जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जो जमा करते हैं हम लोग, वो क्या होती है, वो बैंक की लायबिलिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है, ठीक है ना। हम लोग बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो बैंक की लायबिलिटी होती है। समझिए आप लोग इस चीज़ को बारीकी से समझिए, ध्यान से समझिए। हम लोग जो भी पैसा बैंक में जमा करेंगे, जो भी पैसा बैंक में जमा करेंगे वो बैंक की लायबिलिटीज़ होगी। बैंक जो भी लोन देगा वो बैंक का एसेट कहलाएगा, ठीक है ना, वो बैंक का एसेट कहलाएगा। और हम लोग जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वो लायबिलिटी क्यों होगी बैंक की, वो लायबिलिटी क्यों होगी भाई? जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट किए रहते हैं वो बैंक को हमें वापस भी तो करना होता है। ऐसा तो है नहीं को लेके भाग जाएगी। बैंक में हम लोग जो पैसा जमा करेंगे वो उसको जो है हम लोगों को वापस भी करना होता है। तो इसीलिए जो डिपॉजिट है वो लायबिलिटी में जाएगा और जो लोन है, जो लोन दिया गया है वो एसेट में जाएगा। बस इतना याद रखिए कि बैंक में जो डिपॉजिट किया जाएगा वो बैंक की लायबिलिटी होगी, बैंक जो लोन देगी वो बैंक का एसेट हो जाएगा। तो अब आप लोग ये समझो कि बैंक जो पैसे देती है, जो बैंक पैसे लोन के रूप में देती है, वो किसके पैसे होते हैं, वो हमारे ही पैसे होते हैं। हम लोग जो पैसे जमा किए रहते हैं, बैंक उसी पैसे को लोन देती है। बैंक का काम ही है, उसी पैसे से बैंक बिजनेस करती है, उसी पैसे से बैंक बिजनेस करती है जो हम लोग डिपॉजिट किए रहते हैं। तो जो हम लोग डिपॉजिट किए रहेंगे, बैंक जो है उसका लोन जो है माल्या जैसे लोगों को दे देती है, माल्या जैसे लोगों को दे दे रही है, नीरव मोदी जैसे लोगों को दे दे रही है, ठीक है ना, नीरव मोदी जैसे लोगों को लोन दे दे रही है। तो ये वही पैसा जो है वो बैंक लोन में देती है जो हम लोग जमा करते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग डिपॉजिट किए रहते हैं वही उठाकर बैंक लोन दे देती है। अब बैंक ने अंबानी की जगह पर नीरव मोदी और माल्या को लोन दे दिया। बैंक को अंबानी को लोन देना चाहिए था, लेकिन बैंक ने क्या किया, नीरव मोदी और माल्या जैसे लोगों को लोन दे दिया। तो ये तो रिस्क हो गया ना भाई, नीरव मोदी और माल्या को लोन देना तो रिस्क हो गया। अब ये मानो कि आप लोग अगर माल्या और मोदी जैसे लोगों को पैसा जो लोन दिया गया है ये भाग जाएं तो हमारे पैसे कौन देगा? बैंक ने ये जो लोन दिया है माल्या और नीरव मोदी को, अगर ये भाग जाएं तो हमारे पैसे जो हम लोगों ने डिपॉजिट किए थे ये हमें वापस कौन देगा, ये हमें कौन देगा? तो इसीलिए एक चीज़ बनाई गई जिसका मतलब होता है, इसीलिए एक चीज़ बनाई गई कि जितना भी लोन बैंक देंगी उसका कुछ प्रोपोर्शन, कुछ उसका रेशियो के हिसाब से कैपिटल के रूप में बैंक अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। इन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि जो भी अमाउंट लोन दिया जाता है, कोई भी जो लोन लेने वाला है वो व्यक्ति भाग ना जाए, ठीक है ना। भाग जाने के कंडीशन में क्या होगा कि बैंक तो इंसॉल्वेंट होने के कगार पर आ जाएगा, तो हम लोग जो पैसे दिए रहेंगे वो हमें वापस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए एक चीज़ ऐसी बनाई गई कि बैंक जितना भी लोन देंगी उसका कुछ प्रोपोर्शन कैपिटल के रूप में अपने पास में रखेंगी। और वह चीज़ क्या है, ठीक है ना, वह चीज़ है एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल रखना किसी भी रेशियो में। एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल रखना किसी भी रेशियो में, किसी रेशियो में एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल अपने पास रखना। अब किस रेशियो में, तो वो रेशियो है रिस्क वेटेड एसेट, ठीक ना। रिस्क वेटेड एसेट के रेशियो में कुछ ना कुछ कैपिटल अपने पास में रखना, ठीक है ना। तो जो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना, हो सकते हैं उनके एसेट का कुछ अमाउंट अपने पास रखा जा सकता है। जैसे माल्या वगैरह को, नीरव मोदी वगैरह को जो भी लोन दिया गया, उनके जो अमाउंट लोन दिया गया उसका कुछ अमाउंट जो है अपने पास में एसेट के रूप में, उनके एसेट का कुछ अमाउंट जो है अपने पास में रखा जा सकता है ताकि बैंक जो है वो इंसॉल्व ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्या होता है, तो ये होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है ना। ये होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ठीक ना। अब टोटल कैपिटल में टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, टीयर 3 कैपिटल हो जाएगी ना। होपफुली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बनी होगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बन गई होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। बाकी और डिटेल थ्योरी के टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ये रेशियो कितना मेंटेन करना होता है, ठीक है, रेशियो कितना मेंटेन करना है, ये जो कैपिटल CAR होता है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये कितना मेंटेन करना होता है, ये हमें कौन बताता है? हमें कौन बताएगा कि हमें कितना रेशियो मेंटेन करना होता है? तो ये हमें बेसल नॉर्म्स बताते हैं, ठीक है ना।
बेसल नॉर्म्स हमें बताते हैं कि कितना CAR हमको मेंटेन करना है, तो अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरीज का आप लोग वेट करिए, जब कभी भी आप लोगों की थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो CAR का मतलब हो जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है ना। अब प्रॉपर ब्रीफ थ्योरीज की आप लोगों की बता दी गई और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। PSLCs आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट इश्यूड अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ बैंक। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सीज इन PLCs? PLCs बैंकों द्वारा दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के बदले जारी किए गए ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होते हैं। PLCs में C का क्या अर्थ होगा, इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट्स, ऑप्शन नंबर ए। PLCs में C का मतलब हो जाएगा सर्टिफिकेट। PLCs का क्या मतलब हो जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। सिर्फ इतना ही जानेंगे हम लोग, बाकी डिटेल बाद में। यहाँ पर C का मतलब सर्टिफिकेट्स होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अंडर वोल्टास ओनली ए सिंगल कॉपी चालान इज यूज्ड विद टीयर ऑफ पोर्शन ऑफ द टैक्स पेयर। व्हाट डज ओल्टास स्टैंड फॉर? OLTAS के तहत में चालान करदाता के लिए केवल एक कॉपी का हिस्सा फाड़कर प्रयोग किया जाता है। OLTAS का क्या अर्थ है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि OLTAS का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ई। OLTAS का मतलब हो जाएगा ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो है OLTAS का मतलब हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। बैंक ब्रांचेस नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, रिसिप्ट कलेक्शन, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, इन सभी कामों के लिए अप्रैल 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसे? अप्रैल 2004 में OLTAS को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। टैक्स पेयर का जो डाटा होता है वो डायरेक्टली टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसको कि हम लोग टिन बोलते हैं, TIN, टैक्स पेयर का जो भी डाटा होता है वो डायरेक्टली टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क में चला जाता है। और ये जो टिन होता है यानी कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये इसको जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। OLTAS का मेन वर्क क्या होता है, मेन काम इसका क्या होता है, तो इसका काम होता है अकाउंटिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन प्रत्यक्ष करों का लेखा जोखा रखना इसका पहला काम होता है, ठीक ना। दूसरे काम इसका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रत्यक्ष करों का संग्रह करना इसका डायरेक्ट काम होता है, इसका दूसरा काम होता है। तीसरा काम क्या होता है इसका, तीसरे काम की अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा काम होता है इसका रिपोर्टिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन रिसिप्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के पेमेंट्स की रिपोर्ट तैयार करना इसका काम होता है, तीसरा काम। OLTAS को 3 फेज़ों में लागू किया गया था। करंट में, अभी वर्तमान में हम लोग बात करें तो 32 से भी ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसके लिए अधिकृत की गई हैं, ठीक है ना। और अभी भी थ्योरी इसमें बाकी रह रही है। इतना सब बताने के बाद में भी इसमें काफ़ी थ्योरी है, तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ जानने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनी होगी, ठीक है ना। बस बाकी आप लोग आगे थ्योरी वाले वीडियोस के इंतजार करिए, जब थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक लेके चीज़ें ब्रीफ में एक्सप्लेन करती जाती रहेंगी आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पर OLTAS का क्या मतलब हो जाएगा, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, बस यही आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके फंक्शन वंक्शन ये सब एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। यह हो सकता है कि पूछ लिया जाए, कुछ ऐसा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड रहा है अभी तक ऐसी ही चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पूजा वूजा करके जाएंगे, हनुमान जी की किस्मत आप लोगों की अच्छी रहे तो कुछ पेपर टफ भी आ ही सकता है, ठीक है। तो किस्मत पे भरोसा करिए आप लोग और देखिए कि क्या आता है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आर आल्सो नोन एज, नॉन परफॉर्मिंग लोन को किस रूप में और जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैड लोन्स, ऑप्शन नंबर बी। बस डायरेक्ट आंसर आप लोग याद करिए, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को बैड लोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, भारत में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किससे संबंधित है, किससे संबद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NPA, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी NPA से संबंधित है। अब ARCs क्या होती हैं थोड़ा सा जान लेते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो ARCs जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बैंकों और दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से NPA या फिर बैड लोन एसेट्स को खरीदते हैं। आसान भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो ARCs जो है वो बैड लोन्स के खरीदने का बिजनेस करते हैं। ARCs जो हैं
वो बैड लोन के खरीदने से बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक ना। ARCs जो होते हैं वो बैड लोन को खरीदने का बिजनेस करते हैं, इसी से रिलेटेड जो होते हैं ARCs होते हैं। अब ARCs को बैड लोन और NPA खरीदने से क्या फ़ायदा होगा, सरफेसी एक्ट कब आया, ARCs के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले क्वेश्चन आंसर के साथ में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इस पे भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है, तो वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को मतलब डिस्कस करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NPA। ARCs जो होती हैं वो NPA से एसोसिएटेड होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड होती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, सरफेसी एक्ट 2002 इज मेनली रिलेटेड टू। सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है ना। अभी आप लोगों से बताया गया ना, आप लोगों को जो पिछला क्वेश्चन था वो काफ़ी कुछ इसी से मिलता जुलता था। तो सरफेसी एक्ट जो है वो रिकवरी ऑफ बैड लोन से रिलेटेड है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, रिकवरी ऑफ बैड लोन। सरफेसी एक्ट 2002 रिकवरी ऑफ बैड लोन से रिलेटेड है। और ये सरफेसी एक्ट का, सरफेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सरफेसी का फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हालांकि जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं और पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा, ठीक है ना। तो सरफेसी का मतलब हो जाएगा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है ना, ये इसका मतलब हो जाएगा। ये एक्ट बैंक और दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को NPA से डील करने में मदद करता है। ARCs का गठन भी इसी के तहत किया गया था, ठीक है ना। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनका गठन भी सरफेसी एक्ट के तहत में ही किया गया था। और ये एक्ट जो होता है बैंक और जो भी दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको NPA से डील करने में मदद उनकी करता है ये, ठीक है ना, ठीक है। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके बाद से कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफेसी एक्ट के अंडर आ गई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से साल में, कौन से ईयर में कोऑपरेटिव बैंक्स सरफेसी एक्ट के अंडर आई, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 2013, ठीक है ना। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया, जिसके बाद से कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफेसी एक्ट के अंदर आ गई, ठीक है ना। 2016 में इस एक्ट को फिर से कुछ ना कुछ रिन्यू किया गया, इस एक्ट में फिर से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया। अब बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना जो जानना था आप लोगों को ये बता दिया गया, बाकी थ्योरी का इंतजार करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs आर रेगुलेटेड बाय, ठीक ना। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, आसान भाषा में समझ लो। विनियमन थोड़ा सा अजीब सा हिंदी वर्ड है यार, नहीं समझ में आता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। RBI के द्वारा जो है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन गिव ए नोटिस इन राइटिंग टू द बारोवर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटीज विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। सुरक्षित लेनदार उधारकर्ता को सूचना प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए लिखित में एक नोटिस दे सकता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, डायरेक्ट इसका आंसर याद करिए आप लोग, 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 60 डेज इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बस आंसर याद करते चलिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसका आंसर 60 डेज। नेक्स्ट देखेंगे, NPA इम्प्लीमेंटेड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। NPA किस समिति की सिफारिशों के तहत लागू किया गया था, किस समिति की सिफारिश के बाद में NPA लागू किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों के बाद में NPA जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, RBI इम्प्लीमेंटेड द बेसल 3 रिकमेंडेशंस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। RBI ने कब से भारत में बेसल 3 की सिफारिशों को लागू किया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2013, ठीक ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2013, कौन से ऑप्शन में ही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 2013, 1 अप्रैल 2013 से भारत में बेसल 3 की रिकमेंडेशन को लागू किया गया, इसकी सिफारिशों को लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बेसल नॉर्म से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा गया है, द गाइडलाइंस ऑफ बेसल फर्स्ट वेयर पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। बेसल फर्स्ट के दिशा निर्देश किस वर्ष में प्रकाशित किए गए थे, ठीक ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ करना होगा तो ये सब पूछ सकता है, तो बस
डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर याद करिए कि बेसल फर्स्ट के दिशा निर्देश जो है 1988 में जो है ये प्रकाशित किए गए थे, पब्लिश किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1988। नेक्स्ट देखते हैं, द गाइडलाइंस ऑफ बेसल सेकंड वेयर पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। बेसल सेकंड के दिशा निर्देश किस वर्ष में प्रकाशित किए गए थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेसल फर्स्ट का कब पब्लिश किया गया था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसल 2 का। तो बेसल सेकंड का क्या हो जाएगा? जून 2004, ठीक है ना, जून 2004 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जून 2004 में बेसल 2 के जो गाइडलाइंस है वो पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेनेवर समबडी नीड्स फॉरेन करेंसी अगेंस्ट इंडियन रुपीज, अगेंस्ट इंडियन रुपीज होगा ये भी, इंडियन रुपीज, बैंक्स गिव एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिजायर्ड करेंसी बेस्ड ऑन प्रिवेलेंट, ठीक है ना। जब भी किसी को भारतीय रुपए के बदले विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है तो बैंक किसके आधार पर वांछित मुद्रा के बराबर राशि दे देता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब था, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक्सचेंज रेट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको फॉरेक्स रेट भी कहते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में हम लोग इसको फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन रुपीज चाहिए होता है तो बैंक जो है फॉरेक्स रेट के आधार पर जो है उसको उसी के बराबर में जो है जरूरी राशि, जो जरूरी जितना चेंज होकर आता है वो उसको दे दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज दी। मुद्रा स्वैप किसको प्रबंधित करने का एक उपकरण है? डायरेक्ट इसका आंसर याद करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कैश फ्लो इन डिफरेंस करेंसी को जो है मैनेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है करेंसी स्वैप। बस याद करते हुए चलिए, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस इसको आप लोग याद करते चलिए, बहुत थ्योरी की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण बैंक की इसमें बात हुई है, रीजनल रूरल बैंक्स वेयर इस्टेब्लिश्ड इन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, इसमें पूछा गया है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1975 इसका आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद में एक ऑर्डिनेंस लाकर आरआरबीज की स्थापना 1975, आरआरबीज की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है ना। 26 सितंबर 1975, 26 सितंबर 1975 को ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। और आरआरबीज एक्ट की अगर हम लोग बात करें, रीजनल रूरल बैंक का जो एक्ट आया था तो वो 1976 में आया था। एस्टेब्लिशमेंट 1975 में ही एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो गई थी, लेकिन जो एक्ट लाया गया था वो 1976 में लाया गया था, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताओ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसमें कौन कौन सी बैंकों को मर्ज किया गया है, ठीक ना। क्या मर्ज करने के बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया है या जहां पर पहले था वहीं पर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कमेंट कर बतानी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, लीड बैंक स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। लीड बैंक प्रणाली किसकी सिफारिशों पर शुरू की गई थी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग पहले खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक बार आप लोग खुद बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैडजिल स्टडी ग्रुप एंड नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, गैडजिल स्टडी ग्रुप एंड नरसिम्हन कमेटी, ठीक है ना। लीड बैंक स्कीम जो है वो 1969 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कब? 1969 में। लीड बैंक स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये गैडजिल स्टडी ग्रुप और नरीमन कमेटी, नरसिम्हन नहीं नरीमन कमेटी है ये, और नरीमन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। कई सारी साइट्स सिर्फ नरीमन कमेटी ही बता रही हैं, लेकिन विकिपीडिया और आरबीआई अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों साइट्स जो हैं वो गैडजिल स्टडी ग्रुप और नरीमन कमेटी दोनों को बता रही हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो अगर गैडजिल वर्किंग ग्रुप नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, केवल नरीमन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर ये केवल नरीमन दिया गया है, यहाँ पर भी केवल नरीमन दिया गया है, लेकिन गैडजिल वर्किंग ग्रुप और नरीमन दोनों दे दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग गैडजिल ही लगाएंगे। अगर ये गैडजिल नहीं दिया गया होता तो हम लोग नरीमन लगाते। तो ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख कर लगाइएगा, ठीक है ना। कई साइट्स जो है नरीमन कमेटी को ही रिकमेंड कर रहे हैं, उनके अनुसार केवल
नरीमन कमेटी को ही आंसर बताया गया है। लेकिन आरबीआई और विकिपीडिया में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर जब पढ़ा तो वहाँ पर ये गैडजिल स्टडी ग्रुप का भी मेंशन किया गया था और नरीमन कमेटी का भी मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख कर क्लिक करिएगा। अगर गैडजिल नहीं होगा तो नरीमन लगा दीजिएगा, अगर दोनों होगा तो ये दोनों लगाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक ऑप्शन गैडजिल ग्रुप दे दें और एक नरीमन दे दें, ऐसा नहीं देंगे, दोनों को एक ही साथ देंगे, और नहीं तो केवल एक देंगे। तो आप लोग उसी हिसाब से इसका आंसर लगाइएगा। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। कोई भी बैंक का एग्जाम हो जाए, चाहे इस बार आरआरबी के एग्जाम जो आ रहे हैं इसके लिए, आईबीपीएस के एग्जाम हो जाए, मतलब ये कभी भी आएंगे। स्टैटिक वाला जो पोर्शन आप लोगों के कराया जा रहा है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा आपके काम में आने वाला है। कोई भी बैंक एग्जाम होगा, कभी भी बैंक के एग्जाम आएंगे, ये चीज़ें आप लोगों के काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अब आप लोग कमेंट कर अपना स्कोर भी बताएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग कमेंट कर अपना स्कोर बताइए। स्कोर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान या बिल्कुल भी हेजिटेशन मन में रखने की जरूरत नहीं कि हमारे तो स्कोर कम आ रहे हैं, क्यों बताएं। कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। कम आ रहा है तब भी बताओ, लेकिन बताओ आप लोग, ठीक है ना। और अगले वीडियो में भी मिलते हैं आप लोगों से, कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, अपना फीडबैक, अपना कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।